सर स्टार्टेड ना? यस सर। यस सर। ठीक है। ओके सर, गुड आफ्टरनून अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो सर इनकम टैक्स क्लास में आज क्या चर्चा होगा? सर लास्ट जो लेक्चर्स, ये ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाला लेक्चर जो होता है, 3 लेक्चर्स चलता है आजकल इनकम टैक्स में। एक सैटरडे में जहाँ से हम लोग बेसिक्स कवर कर रहे हैं, और इधर आपका जो एडवांस लेवल डिस्कशन चल रहा है वो। तो इसमें हम लोग ऑलरेडी रिटर्न फाइलिंग लास्ट वीक कंप्लीट कर चुके हैं, है ना सर? इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो जरूरी बातें हैं, मैंने आप लोगों को बस इतना बोला कि रिटर्न फाइलिंग के ऊपर एक प्रैक्टिकल क्लासेस जो सिलेबस के अंदर नहीं है सर। प्रैक्टिकल ई फाइलिंग वगैरह आप लोग ऐसे इंस्टीट्यूट से ही सीख लेते हो, है ना? मतलब CS, CMA इंस्टीट्यूट, तीनों इंस्टीट्यूट अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू से आप लोगों को ई फाइलिंग वगैरह सिखाते हैं, आप वहां से भी सीख सकते हो। बट फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा और आप लोगों को रिटर्न फाइलिंग के बारे में थोड़ा बताऊंगा सर। लेकिन वो अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक बाकी हैं। तो थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं शायद पहले नहीं कराया, तो मैं अभी कराता हूँ। जैसे इससे पहले आप लोगों ने टोटल इनकम कंप्लीट किया था, मुझे याद है सर। तो जिन लोगों ने टोटल इनकम कंप्लीट किया है, तो टोटल इनकम के अंदर एक कॉन्सेप्ट था ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स बोल के, याद है किसी को? हाँ सर, अगर याद है। यस, उस पे 18.5% लगता है प्लस सरचार्ज प्लस 10% सेस। वेरी गुड सर, ठीक है। उसी के ऊपर कॉन्सेप्ट में डिस्कस करना है और क्वेश्चन आंसर डील करना है, ठीक है? ये AMT क्या है, क्यों लगाया जाता है, ठीक है? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है। तो इसी में थोड़ा चर्चा करूंगा, सेक्शन वाइज डिस्कस है, और उसके साथ साथ मतलब पहले प्रोविजंस को जानेंगे और फिर धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। और एग्रीकल्चर इनकम पे एक रिसेंटली सैटरडे वाला क्लास में एक चर्चा चल रहा है। जो लोग सैटरडे वाला सारा आप लोग सभी के सभी करते हो, वहां पर भी एग्रीकल्चर सॉरी इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम के अंदर सेक्शन 10AA का एक टॉपिक आ था, याद है सर? हाँ, सेक्शन यस सर। 10AA। अगर आप सेक्शन 10AA को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हो, तो वहां पर एक ACZ के ऊपर जो स्पेशल टेक्निक यूज किया जाता है, वो चीज वहां पर डिस्कशन होता है ना सर? ACZ टेक्निक के ऊपर। तो मैं लास्ट दिन सारा टॉपिक कवर किया था, एक मतलब इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम पे, बट एक टॉपिक रह गया था, और वो टॉपिक था सेक्शन 10AA, ठीक है? मैं आज आपको सेक्शन 10AA डिटेल्स में नहीं बोलूंगा, लेकिन आज मैं जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर आपको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी मिलेगा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको सेक्शन 10AA भी मिलेगा, ठीक है? मैं बता रहा हूँ आपको, देखो आप, मतलब एक क्वेश्चन डिस्कस करना है आप लोगों से। इस क्वेश्चन में सैटरडे वाला क्लास का जो टैक्स हॉलीडे फॉर यूनिट ऑफ ACZ, ठीक है? ACZ यूनिट क्या होता है पता है ना सर? ACZ यूनिट क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हाँ बोलो सर, बोलो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है सर, बोलो। सो उसके अंदर में 5 साल तक पूरा मतलब 100% टैक्स फ्री रहता है, जो भी आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उस पे। और फिर अगले 5 साल 50% तक डिडक्शन मिलता है। वेरी गुड, ठीक है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली देश के अंदर क्या है सर? देश के अंदर विदेश। अगर आपको ACZ में फैक्ट्री लगाने का मौका मिलता है ना, अगर आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फैक्ट्री लगाने का मौका मिलता है, ये बड़ा ही स्पेशल बात होता है, हर किसी को मौका नहीं मिलता, ठीक है? अगर मौका मिल जाए आपको, तो बेसिकली आपका प्रोडक्ट ACZ में बन के इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट वगैरह में काम करता है, ठीक है? और जो कोई भी ACZ में अपना यूनिट बनाता है, ठीक है, उनका टैक्स ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है, ठीक है? तो ACZ के ऊपर ऑलरेडी मैं बेसिक्स में चर्चा कर रहा हूँ, मैं आज और उसमें बात ज्यादा नहीं करूंगा, फिर भी आपको एक आइडिया दे देता हूँ सर। चलो अगर बात उठाई तो बता देता हूँ, फिर से सैटरडे क्लास में मुझे फिर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर सर्टेन स्टूडेंट जो सिर्फ सैटरडे वाला क्लास ही अभी करता है, ठीक है? लेकिन आपको मैं बता दूं एक बार, ठीक है? टैक्स हॉलीडे फॉर यूनिट्स एस्टेब्लिश इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेक्शन 10AA। सर होता क्या है इसमें? चलो 2 मिनट सुन लो, उसके बाद एक क्वेश्चन करना है और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स में डिस्कस करना है। तो क्या बताना है सर?
The deductions of profits and gain which are derived by an SSE being an entrepreneur from the export of article or things or providing any service shall be allowed from the total income of the SSE. SSE who are eligible for exemptions, किसको किसको exemptions दिया जाता है? जो एसीजेड में अपना फैक्ट्री लगाते हैं, जो एसीजेड में अपना फैक्ट्री लगाते हैं उनको एग्जेम्पशन मिलता है। सर टैक्स हॉलीडे का मतलब क्या है? मतलब टैक्स से छुट्टी। जैसे हम लोग बचपन में सर बड़ा गाना गाते थे, जब भी संडे सैटरडे होता था ना, तो हम लोग स्कूल से निकलने के टाइम पे, बचपन का बात कर रहा हूँ, जब केजी स्कूल में पढ़ते थे, तब स्कूल से बाहर निकलने के टाइम पे, हाँ मतलब हम लोग ऐसे संडे इज अ हॉलीडे बोल के बहुत गाना गाते थे, ठीक है। हाँ मतलब रविवार छुट्टी दिन ऐसे करके हम लोग बहुत मजा करते थे। तो हॉलीडे इज रियली सभी के लाइफ में बहुत ही मजा होता है। और एक बिजनेसमैन के लाइफ में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आपको टैक्स हॉलीडे मिल जाए, सरकार को अगर टैक्स ना देना पड़े, इससे बड़ा चीज और क्या सुविधा हो सकता है। मतलब सरकार कितना दिलदार हो रहा है सर, आपको टैक्स से छुटकारा दे रहा है। तो ये टैक्स हॉलीडे क्यों दिया जाता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी अपना फैक्ट्री या अपना ऑफिस बनाते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बनाते हैं, ये बेसिकली देश का एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है, देश का फॉरेन मतलब जो एक्सचेंजर है बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज में डेवलपमेंट होता है। इसीलिए सर्टेन एग्जेम्पशंस गवर्नमेंट ने देके रखा है। The exemption is available in all category of SSE who derive any profit or gain from an undertaking being a unit engaged in manufacturing or production of article or thing or provisions of any service, and such SSE should be an entrepreneur referred to in section 2 subsection J of the ACZ Act 2005। ये एक्ट बना है सर भारत में, ACZ एक्ट, उसके तहत अगर कोई एंटरप्रेन्योर है उसी के लिए प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं जो एसीजेड में अपना फैक्ट्री लगा रहा है। दैट इज अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अ लेटर ऑफ अप्रूवल बाय द डेवलपमेंट कमिश्नर अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 9 ऑफ द सेड एक्ट, मतलब एसीजेड एक्ट के तहत उनको ये एग्जेम्पशन मिलता है। सर क्या हॉलीडे में क्या एग्जेम्पशन मिलता है, जो विश्वजीत अभी बता रहा था, मैं उसको अभी थोड़ा आपको डिस्कस करूंगा। एग्जेम्पशंस क्लेम करने का क्या तरीका है? द एग्जेम्पशन शैल अप्लाई टू एन अंडरटेकिंग व्हिच फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या कंडीशंस है? इट हैज बीगन मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस आर्टिकल और थिंग्स और प्रोवाइड एनी सर्विस इन एनी एसीजेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू असेसमेंट ईयर 6, 7 और सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर बट नॉट लेटर देन असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, ये रूल बनाया गया है सर कि अगर आपने यूनिट बनाया है 2006-7 के बाद से और असेसमेंट ईयर 20-21 के बाद ये एप्लीकेबिलिटी खत्म हो गया है सर, असेसमेंट ईयर 20-21 के बाद ये एप्लीकेबिलिटी को अभी स्टॉप कर दिया गया है। तो अप टू 2021 आप मान सकते हो कि अप टू 2021 जिसने भी एसीजेड में अपना यूनिट लगाया। However, in case where letter of approval required to be issued in accordance with the provision of ECZ Act 2005 has been issued on or before 31st March 2020 and the manufacture or production of article or thing or providing service has not begun on or before 31st March 2020, then the date for manufacture or production of article or thing or providing service has been extended। तो फिर उसको अगर प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ है तो एक्सटेंशन मिल सकता है 31 मार्च 2021 तक और सच अदर डेट आफ्टर 31 मार्च 2021 as notified by सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक्सटेंशन दे सकता है, जो नॉर्मल एक्सटेंशन देके रखा था 31 मार्च 2021 तक। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या बोला है, मानो कि आपने एसीजेड में यूनिट लगाया। अच्छा, जिसको एसीजेड का समझ नहीं आ रहा है मैं उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल घुमा के लेके आता हूँ सर। चलिए, एसीजेड इन वेस्ट बंगाल, अच्छा एसीजेड इन इंडिया, ठीक है, बहुत पॉपुलर टॉपिक है सर, वेरी वेरी पॉपुलर टॉपिक। इसके लिए आप एसीजेड इन इंडिया के साइट में भी जा सकते हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया के साइट में भी जा सकते हो, जहां जाके आप भारत में कहाँ कहाँ एसीजेड है उसका पूरा डिटेल्स पता कर सकते हो। ये मैंने बेसिक्स में भी शायद पहले भी एक बार बताया, ठीक है। एसीजेड ACEPZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कांदला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कोचीन, मद्रास, विशाखापत्तनम, फॉल्टा इन वेस्ट बंगाल, नोएडा इन दिल्ली एनसीआर रीजन, ठीक है। इस तरह से अलग अलग एसी जोन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मैं जस्ट एक क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से एसीजेड को डेवलप किया गया। बेसिकली एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के नाम पे भी ईपीजेड बनाया गया है कांदला में, कांदला इज इन गुजरात, ठीक है। तो सर इसमें होता क्या है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप मैप वाइज भी देखोगे, एक सेकेंड, इसका साइड मैप के थ्रू से भी आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ एसीजेड बनाया गया है।
मतलब ये देश के अंदर ही एक ऐसा जोन है जो नॉर्मली पोर्ट एरिया में बनाया जाता है ज्यादातर केस में। तो जहां पर भी पोर्ट एरिया है देखा गया है कि उसके आसपास में आपको ECZ यूनिट दिखाई देगा, ठीक है। और जहां भी ये यूनिट दिखाई देगा, आपको स्क्रीन शेयर है ना सर, आप साइट मैप में भी जाके देख सकते हो। और सबसे बड़ा चीज मैं आपको दिखा दिया, आप गवर्नमेंट के साइट में जाके भी चेक कर सकते हो। फिर इससे क्या सुविधा होगा सर? इससे सुविधा ये होगा, आपको पता लगेगा कि हमारे देश के अंदर कहाँ कहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पर पूरा लिस्ट है विकिपीडिया के पेज में कि भारत में कौन से स्टेट में कितना स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है। सर इकोनॉमिक जोन बनने का क्या फायदा है? सर फायदा ये है कि आप अलग अलग प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हो, जिसको एक्सपोर्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। बात समझ रहे हैं सर? ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, प्राइवेट एसीजेड भी है, नोटिफाइड एसीजेड भी है, ठीक है। नोटिफाइड एसीजेड है जैसे कि अदानी है प्राइवेट में, ठीक है, जो एसीजेड को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी एरिया में एग्रो में है, किसी में एयरपोर्ट बेस्ड में है, ठीक है, किसी में ऑटो रिलेटेड मतलब ऑटोमोबाइल रिलेटेड है। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट मिलता है क्या? यस सर, एसीजेड बनाने का ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। मतलब एसीजेड में, एसीजेड को बनाने वाला ऑब्वियसली, जैसे कि अदानी एसीजेड को डेवलप करते हैं, बहुत पैसा का जरूरत होता है सर, बड़ा कंपनी छोड़ के नहीं कर सकते। सेकेंडली, अगर आपको एसीजेड में जाना है तो आपको, आप एसीजेड के साइट में जाओ, वहां पर आपको पूरा डेटा मिलेगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपका प्रोडक्ट में दम है, गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना पड़ेगा, फिर उसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस में आओगे, फिर आपका प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्टिंग में काम आ रहा है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग भी है, तो आप ECZ में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एंटरप्रेन्योर के तौर पे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, जो एज पर दी एंटरप्रेन्योर जो एक्ट है, स्टार्टअप एक्ट के थ्रू से ये सभी चीजें फुलफिल हो जाएगा, तो तभी आप ये काम कर सकते हो। ये एक अलग डिस्कशन पॉइंट है जो तूने सवाल किया मुझे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट का एक लिस्ट दिखा सकता हूँ, जैसे एग्रो, मल्टी सर्विस, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, पेट्रोकेमिकल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल गैस, फार्मास्यूटिकल्स, पोर्ट बेस्ड मल्टी प्रोडक्ट, पावर, अल्टरनेट एनर्जी, सोलर, टेक्सटाइल, अपैरल, वूल, राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर मिल्स, ग्रानाइट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड अदर अलाइड मशीनरीज एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। भारत में कहाँ कहाँ कितना सारा एसीजेड है, एक्सपोर्टिंग जोन है, आपको यहाँ पर दिखेगा। वाइजैक में है, ठीक है, आपका वाइजैक में कितना है, क्या टाइप है, मल्टी प्रोडक्ट में है, कहीं पर आपको मिलेगा फुटवेयर में है, ठीक है, कहीं पर आपको फार्मास्यूटिकल्स मिलेगा। आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा दिख रहा है सर, क्योंकि आंध्र प्रदेश रिसेंटली ये सब डेवलपमेंट में बहुत डेवलपमेंट किया है, बहुत काम किया है। गुजरात में मिलेगा आपको बहुत सारा, कर्नाटका में मिलेगा बहुत सारा, केरला में मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश में मिलेगा, महाराष्ट्र में भी मिलेगा, ठीक है, उड़ीसा में भी है, तमिलनाडु इज देयर, बहुत सारे हैं तमिल में, तेलंगाना इज देयर, उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो देयर, वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो देयर। वेस्ट बंगाल में 3-4 है सर, ये देखो, वेस्ट बंगाल में सॉल्ट लेक इलेक्ट्रॉनिक सिटी, विप्रो मोड, ठीक है, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में, ठीक है, फॉल्ता स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है, ठीक है। फिर आपका है यूनिटेक हाईटेक स्ट्रक्चर, ये भी वेस्ट बंगाल में न्यू टाउन राजारहाट एरिया में है, ठीक है। TCS जो जहां पर बना है वो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, ये भी फॉल्ता इकोनॉमिक जोन के अंदर पड़ता है, ठीक है। DLF लिमिटेड, ये भी वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, राजारहाट एरिया में, न्यू टाउन एरिया में। ये सब स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है। कब बना है, डेट का भी इशू यहाँ पर किया गया है। एसीजेड सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका भी पूरा लिस्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ बनाया है, कहाँ कहाँ स्टेट गवर्नमेंट बना है, पूरा लिस्ट आपके सामने है, जाके चेक करो, आपको बहुत सुविधा होगा, जानने का नॉलेज भी डेवलप करेगा। ठीक है, मैं ज्यादा और बात नहीं करूंगा इसमें, मैं आ जाता हूँ मेन टॉपिक पे। तो मैं आपको क्यों एसीजेड बता रहा हूँ, क्योंकि एसीजेड के ऊपर बेस करके आपका जो कैलकुलेशन है 10 सबसेक्शन डबल ए का, वो आपको समझ में आएगा। तो जैसे यहाँ पर जो बताया था कि एक्सटेंशन गवर्नमेंट दे सकता है, उसका एग्जांपल दिया था, इफ द एसीजेड यूनिट हैज रिसीव्ड द नेसेसरी अप्रूवल by 31st March 2020 and begins manufacture or production of article or thing or providing service on or before 31st March 2021, then it would be deemed to have begun manufacture or production of article or things or providing service during assessment year 2021 and would be eligible for exemption under section 10 double A, the taxation and other laws act 2020 के हिसाब से इनको रिलैक्सेशन दिया जाए, ठीक है। तो सर कैलकुलेशंस क्या होता है, और कुछ बात भी यहाँ पर कहा है, ये सब पाने के लिए आपको 44AB में टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। SEC should furnish the prescribed form before the date specified in section 44AB, that is 1 month prior to the due date of furnishing of return। रिटर्न फाइल करने से 1 महीना पहले आपको ये सब करना पड़ेगा, अगर कुछ भी डिडक्शंस वगैरह है उसको करेक्ट कर लेना चाहिए। An individual जिसका टैक्स ऑडिट होता है 44AB के तहत PGBB sections, claiming deduction under section 10AA is required to furnish return of income on or before 31st अक्टूबर 2023, ठीक है, मतलब रिसेंट पास्ट का बात कर रहा हूँ, 31st अक्टूबर के अंदर आपको रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए।
एंड रिपोर्ट ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बिफोर 30 सितंबर 2023 बिकॉज 44AB के तहत आपका जो टैक्स ऑडिट होगा उसमें चार्टर्ड का रिपोर्ट चाहिए होता है, इसमें सर्टिफाइंग द डिडक्शंस क्लेम्ड अंडर सेक्शन 10AA, और 10AA का डिडक्शंस पाने के लिए आपको ये सर्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं एसीजेड में हूँ, मेरा इतना दिन का बिजनेस है वगैरह वगैरह। पीरियड फॉर विच डिडक्शन इज अवेलेबल, कितने दिन के लिए डिडक्शंस मिलेगा, कितना दिन के लिए डिडक्शंस मिलेगा। द यूनिट ऑफ एंटरप्रेन्योर व्हिच बिगिंस टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनी आर्टिकल और थिंग or provide any service in ECZ on or after 1/4/2005 shall be allowed as deductions। जो 1/4/2005 के बाद ECZ में अपना बिजनेस को आर्टिकल को बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस को बनाया है, उस एंटरप्रेन्योर को अवेलेबल होगा। 100% ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स, 100% प्रॉफिट गेन्स डिराइव फ्रॉम द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करके जो भी प्रॉफिट करेगा ऑफ सच आर्टिकल और थिंग्स और फॉर्म सर्विस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर, अगला 5 साल तक कंजिक्यूटिव, एक के बाद एक 5 साल, ठीक है, जिस साल प्रॉफिट गेन होगा उसके बाद 5 साल, बिगिनिंग विद द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन व्हिच यूनिट बिगिंस टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस सच आर्टिकल्स और थिंग्स और प्रोवाइड सर्विस। जिस साल से आपका एक्चुअली प्रोडक्शन चालू होगा उस साल से लेकर अगला 5 साल तक आपको ये 100% प्रॉफिट वगैरह में आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो जितना आपका 100% डिडक्शंस कितना मिलेगा, 100%, मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ। 100% of profit and gain derived from the export of such article or thing or from service or period of 5 consecutive assessment year, जिसका स्टार्टिंग होता है असेसमेंट ईयर, जिस असेसमेंट ईयर एंड रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब अगर 23-24 आपका असेसमेंट ईयर है, 22-23 आपका प्रीवियस ईयर है, ठीक है, इन विच द यूनिट बिगिंस टू मैन्युफैक्चर, जिस प्रीवियस ईयर में आपका यूनिट मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया उसके बाद से 5 साल। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इज 50% ऑफ सच प्रॉफिट एंड गेन फॉर फर्दर 5 असेसमेंट ईयर, अगला 5 साल तक आपको जितना प्रॉफिट होगा उसका 50% तक आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एंड उसके बाद so much of the amount not exceeding 50% of the profit as debited to the profit and loss account of the previous year in respect of which the deduction is to be allowed and credited to the reserve account, ठीक है, उसको एक रिजर्व अकाउंट में डालना पड़ता है, ठीक है, टू बी कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। मतलब ये कहता है अगर आप अपने प्रॉफिट का हिस्सा बिजनेस के रिजर्व अकाउंट में, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में, मतलब बेसिकली अपने बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए अगर आप उसको खर्चा करते हो, जो भी प्रॉफिट अर्न होगा, so much of the amount not exceeding 50% of the profit as is debited to the PL account of the previous year in respect of which the reduction is to be allowed and credited to a reserve account। मतलब आपका प्रॉफिट का हिस्सा आप रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, इस रिजर्व का नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व, to be created and utilized in the manner laid down in section 10AA subsection 2। तो फिर आपको और 5 साल तक का टैक्स में छूट मिलेगा उस प्रॉफिट में, लेकिन उस प्रॉफिट का हिस्सा को आपको री इन्वेस्टमेंट में डालना पड़ेगा, तभी आपको ये सुविधा मिलेगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देके पूरा चीज समझा दे रहा हूँ सर। ये जो बात अभी आपने सुना, ठीक है, प्रोविजन आपने सुना, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, एक एग्जाम्पल देखो, आपको क्लैरिटी मिलेगा कि आखिर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई अंडरटेकिंग एसीजेड में सेटअप हो रहा, बिगिंस मैन्युफैक्चरिंग ऑन 15 अक्टूबर 2008, कब बन रहा है सर, 2008, मतलब 1/4/2005 के बाद। याद रखिए सर, सब कनेक्टेड पॉइंट में चल रहे हैं। अगर कोई फैक्ट्री बना रहे हो एसीजेड के अंदर, लाइक फॉल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वाइजैक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आपका अंडरटेकिंग सेटअप कर रहे हो एसीजेड में 15 अक्टूबर 2008 के बाद से, मतलब 8 से, जो 1/4/2005 के बाद से, द डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA शैल बी अलाउड एज अंडर। तो कैसे करोगे, किस तरह से आपको डिडक्शंस अवेलेबल होगा सेक्शन 10AA के तहत। 100% प्रॉफिट आपको एग्जेम्प्टेड किया, डिडक्ट किया जाएगा 100% प्रॉफिट, कब से कब तक, ऑफ सच अंडरटेकिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट, जितना आपने एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट करोगे उस अमाउंट को 100% डिडक्ट किया जाएगा असेसमेंट ईयर 9-10 से लेके असेसमेंट ईयर 13-20 तक, मतलब 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, सॉरी 13-14, 1-2-3-4-5, 5 साल, ठीक है, इस तरह का कंसेक्यूटिव। फिर बता सेकंड टर्म बता रहा है आपको 50% ऑफ प्रॉफिट ऑफ सच अंडरटेकिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट जितना करके जितना प्रॉफिट करोगे उसका 50% तक आपको और अगला 5 साल तक आपको डिडक्ट मिलेगा असेसमेंट ईयर 14-15 से लेके 18-19 तक। इसके बाद भी पॉइंट नंबर सी भी अवेलेबल होगा, 50% of profit of such undertaking from export from assessment year 1920 to assessment year 23-24 provided certain conditions are satisfied। सर वही conditions कि अगर आपने अपना प्रॉफिट का हिस्सा को री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट ऑफ द एसीजेड में डालते हो,
तभी जाके आपको ये डिडक्शन अवेलेबल। तो बेसिकली 15 साल तक का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया सर? हाँ, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड आपको मैं बताया कि क्या क्या कंडीशंस है, फिर भी एक बार सुन लो। अगर आपको 5 साल फर्दर 5 इयर्स 10 इयर्स के बाद और 5 साल आपको अगर रिडक्शन अवेल करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में सेक्शन 10 डबल ए सबसेक्शन 2 क्लियरली बताता है। सबसेक्शन 2 प्रोवाइड दैट द डिडक्शंस अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन क्लॉज 3, ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन डबल सेक्शन 10 डबल ए, ठीक है, सबसेक्शन 3 sorry clause 3 subclause 3 shall be allowed only if the following condition are fulfilled. The amount credited to the special economic zone, मतलब पहले 10 साल तो आपको मिलेगा जैसे आपको रूल आपको सिखाया अभी एग्जांपल में, अगला और 5 साल इसके लिए आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसा डालना होगा, प्रॉफिट का हिस्सा, एक्सपोर्ट से जो प्रॉफिट करोगे उसका, फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग। अच्छा, ये प्रॉफिट में री इन्वेस्टमेंट में क्यों डालोगे? री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या सर? री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपने जो एसीजेड में अपना यूनिट को बनाया, आपने अपना जो बिजनेस यूनिट को एसीजेड में डेवलप किया, इसको बनाने के लिए आपको मशीनरीज का जरूरत पड़ता है, फैक्ट्री में कितना सारा चीजों का जरूरत पड़ता है। तो अगर आप उसको री इन्वेस्टमेंट में करते हो मतलब बिजनेस डेवलप करने के लिए आपको खर्चा करना है। तो बिजनेस डेवलपमेंट में अगर आप खर्चा करते हो, जैसे कि आपको न्यू मशीनरी खरीदना है व्हिच इज फर्स्ट पुट टू यूज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड फॉर ऑफ 3 इयर्स फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द रिजर्व वाज क्रिएटेड, ठीक है, रिजर्व क्रिएशंस के एक टाइम पीरियड के अंदर आपको करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग मशीनरी और प्लांट which is first put to use before the expiry of a period of 3 years following the previous in which reserve was created. रिजर्व क्रिएट होने के 3 साल के अंदर आपको मशीन खरीदना चाहिए। until the acquisition of machinery, जब तक आप मशीनरी एक्विज नहीं कर लेते, और प्लांट for the purpose of business of the undertaking, however it should not be utilized to distributions by your dividend, ठीक है, जब तक आप प्रॉफिट जो री इन्वेस्टमेंट में आपने अगर मानो 10 करोड़ को रखा, 10 करोड़ को आपने इसलिए रखा मानो मशीनरी खरीदने के लिए, लेकिन अगर आप अपने मशीनरी खरीदने में देरी कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि उस पैसे को डिविडेंड से बांट दोगे या फिर आउटसाइड इंडिया में रेमिट कर दोगे प्रॉफिट का हिस्सा बोल के, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो फिर वो जो अगला 5 साल तक का 50% ऑफ द प्रॉफिट को डिडक्ट करने का जो मौका है वो आपके हाथ से छूट जाएगा, ठीक है। द पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सीबीडीटी in this behalf have been furnished by the SSC in respect of machinery or plant. Such particulars include details of new plant machinery, name and address of the supplier of the new plant and machinery. सब कुछ डिटेल्स में जमा करना पड़ेगा कि कौन सा न्यू प्लांट मशीनरी है, कौन सप्लायर है, सब डिटेल्स में जमा करो तब मिलेगा, ठीक है। अगर आप प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं करते हो तो भी आपका ये जो री इन्वेस्टमेंट रिजर्व का अकाउंट को प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए आसपास सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए सबसेक्शन 3 के तहत, तभी जाके आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट जो है सर, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ सच अंडरटेकिंग्स, कैलकुलेशन पार्ट क्या है, ठीक है, मैं आपको पूरा प्रोविजन से पढ़ के सुनाया, ठीक है, अब आप कैलकुलेशन पार्ट में आ गए। आप जो प्रॉफिट करोगे एसीजेड में बिजनेस लगा के, the profit derived from export of article or thing or service including computer software shall be the amount which bears to the profit of the business of the undertaking, being the unit the same proportion as the export turnover in respect of such article or thing or service bears the total turnover of the business carried on by such undertaking। मतलब सिंपल है, जितना प्रॉफिट करोगे एसीजेड यूनिट से, प्रॉफिट ऑफ यूनिट इन एसीजेड, टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ यूनिट ऑफ एसीजेट, मतलब टोटल एक्सपोर्ट में जितना टर्नओवर करेगा एक्सपोर्ट के लिए, ऐसा नहीं कि एसीजेट का सारा चीज एक्सपोर्ट हो जाता है, ठीक है, कुछ टर्नओवर देश के अंदर भी रहता है, डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर यूनिट इन एसीजेट। एसीजेट टोटल टर्नओवर जितना करता है उस पे एक्सपोर्ट जितना करता है उसका प्रॉफिट परसेंटेज को कन्वर्ट करना है। तो प्रॉफिट ऑफ यूनिट इन एसीजेट इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, टर्नओवर मतलब बेसिकली सेल का जो बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सपोर्ट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू प्रॉफिट एसीजेट का, उसको हम लोग प्रोपोर्शनेट लेवल में डिडक्शंस देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है सर? एक क्वेश्चन है यहीं पर, एक क्वेश्चन है, ये देखो, एग्जाम्पल करो आपको क्लैरिटी मिलेगा कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, फिर मैं एक बड़ा क्वेश्चन में जाऊँ, इसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन में एक बिग क्वेश्चन के पार्ट के अंदर कैसे रहते हैं उसमें बात करूंगा, बट पहले ये वाला देखो। वाई लिमिटेड ने फर्निश किया कुछ इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन दिया, टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट ए लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, चाहे वो फॉल्टा स्पेशल हो, चाहे वो वाइजैक स्पेशल हो, मतलब विशाखापट्टनम स्पेशल इकोनॉमिक हो, कांदला हो, गुजरात में हो, मद्रास में हो, मतलब तमिलनाडु में, कहीं पर भी हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको डेटा क्या दिया है कैलकुलेशंस के लिए, आप उसको देखें,
ठीक है, प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, किस तरह से डिडक्शन लेना है, ये समझने का कोशिश करें। टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट ए लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज 100 लाख। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑफ यूनिट ए 30 लाख। यूनिट ए से, यूनिट ए मतलब एक फैक्ट्री का, मतलब एक कंपनी का मानो 2 यूनिट है, ठीक है, तो एसीजेड में यूनिट है, ठीक है, यूनिट ए से आपको प्रॉफिट हुआ है 30 लाख। इसमें से एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ यूनिट ए, मतलब आपने टोटल टर्नओवर किया, सेल किया आपने यूनिट ए के तहत 50 लाख, ठीक है। टोटल टर्नओवर यूनिट बी जो आपका एसीजेड में नहीं है, डीटीए में है। सर डीटीए वर्सेस एसीजेड क्या होता है, बोलो सर। डीटीए का मतलब डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। नाउ व्हाट इज द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, मतलब जैसे कि बाकी लोग जिससे नॉर्मल टैक्सेबल एरिया में बिजनेस करता है, बाकी लोग इन द सेंस मतलब जो एसीजेड में नहीं है तो फिर कहाँ है, तो वो डीटीए में है। नाउ व्हाट इज डीटीए, डीटीए मतलब एसीजेड एरिया को छोड़ के जो एरिया आपको दिखता है वो सारा एरिया ही डीटीए होता है। अब बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ सर, मतलब मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मैप के अंदर, अगर मैं यहाँ पर मैप में मुझे दिख नहीं रहा है अभी, नॉर्मली मैप के अंदर जाके अगर मैं एसीजेड टाइप करूँ तो शायद दिखेगा। मतलब अगर किसी एरिया को एसीजेड घोषित किया गया है, बात को समझे, ठीक है, मैं यहाँ पर जस्ट लिखता हूँ एसीजेड इन वेस्ट बंगाल, जस्ट मैंने लिखा। आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पर कुछ पॉइंट दिख रहा है, ये देखो। हेलो, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? देखो न्यू टाउन सॉल्टलेक एरिया में एसीजेड दिख रहा है। अरे बोलो सर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो मैं और थोड़ा सा बड़ा करूंगा तो आपको न्यू टाउन में दिखेगा। ये देखो डीएलएफ आईटी पार्क एसीजेड दिख रहा है, ये देखो, ठीक है। थोड़ा सा और इधर देखो, कस्टम स्कैंडर एसीजेड, फिर यहाँ पर देख सकते हो आप सॉल्टलेक सेक्टर 5 में मनी कांचन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो ये सब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो ऑफिस है, सर्विस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, नॉर्मल एरिया में जो भी नॉर्मल प्रोडक्ट हो जिसको एसीजेड के अंदर बनाने का जिम्मा लिया गया है, इसके बाहर जो भी एरिया है, ठीक है, चाहे कोई भी एरिया में और भी फैक्ट्रीज हो सकते हैं, और भी कोई प्रोडक्शन लेवल सर्विस लेवल हो सकता है, ये सब टीटी एरिया है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, मतलब जहां पर नॉर्मल टैक्स सिस्टम चलता है, ठीक है। कोई ऐसा 5 साल का, ये जो 15 साल का बेनिफिट देखा था ना, ऐसा कोई भी बेनिफिट ऐसे एरिया में बिजनेस करने से नहीं मिलता है, ठीक है, जो नॉर्मल एरिया माना जाता है जिसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डीटीए एरिया। तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में सेम बिजनेस का वाई लिमिटेड का दूसरा यूनिट है, तो वाई लिमिटेड का एक यूनिट, ए यूनिट जो है वो एसीजेड में एस्टेब्लिश हुआ है, और उसका जो बी यूनिट है वो डीटी एरिया में एस्टेब्लिश किया गया है। तो टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट बी जो है वहां से 200 करोड़ 200 लाख का टर्नओवर, ठीक है, और वहां से प्रॉफिट हो रहा है 20 लाख। नाउ दे आस्क यू कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 assuming that Y Limited commenced operation in SEZ and DTA in the year 1990. ओके, दे दिया आपको 18-19 के अंदर किया है आपने डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, ये भी आपके सामने मेंशन कर दिया। तो मेंशन कर दिया तो आपके लिए सुविधा होगा, लेकिन अभी इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे डिडक्शन शामिल हो सकता है इस पर्टिकुलर कंपनी को, आप हिसाब देख लो, आपको क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है सर, तो एक ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो पहले प्रोविजन देना पड़ेगा कि एसीजेड में रहने के लिए क्या फायदा होता है, और उसमें सेक्शन 10AA आपको किस तरह का डिडक्शन का बेनिफिट देता है। तो जैसे कि आपको पता है 100% ऑफ द प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम export of article or things or service is eligible for deduction under section 10AA since financial year 22-23 falls within the first 5 years period commencing from the year of manufacture or production of article, ठीक है। एसीजेड और डीटीएम उसने चालू किया 18-19 पे, 18-19 और हमारा फाइनेंशियल ईयर करेंटली है 22-23, तो 18-19 से 22-23 क्या 5 साल के अंदर आता है, आंसर इज यस। तो विद इन द फर्स्ट 5 years period commencing from the year of manufacture or production of article or thing or the provision of service by unit in SEZ as per section 10AA subsection 7, the profit derived from the export of article or things or service shall be amount which bears the profit of the business of the undertaking being the unit the same proportion as the export turnover in respect of article or thing or service total turnover will carried on by undertaking। अब इसका कैलकुलेशन कुछ ऐसा होगा, मतलब ये बेसिकली मैंने और कुछ नहीं, प्रोविजंस को एक बार बताया जो अभी अभी पढ़ के आया, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन ऐसा हो जाएगा सर, ठीक है, लेकिन प्रोविजंस लिख के ही आंसर देना पड़ता है सर, बिना प्रोविजंस का आंसर का कोई मतलब नहीं। तो मतलब आप कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये बताना जरूरी होता है एग्जामिनर को, ठीक है। तो शॉर्टकट नहीं होता है सर, ठीक है, तो मतलब आपको कंप्लीट जवाब देना होता है।
तो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 10AA, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑफ यूनिट ए into export turnover of unit A divided by total turnover of unit A into 100%. तो you know that unit A मतलब जो ACZ में है उसका प्रॉफिट कितना है? यूनिट ए ACZ में है ना सर, यूनिट बी तो DTA में है। तो ACZ यूनिट जो यूनिट ए जो है जो ACZ जोन में है उसका प्रॉफिट है 30 लाख का। एक्सपोर्ट टर्नओवर टोटल कितना किया है? देखो क्वेश्चन देखो, एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना किया है यूनिट ए से 50 लाख का। तो ऑब्वियसली तो एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ यूनिट ए 50 लाख। टोटल टर्नओवर कितना किया है बिजनेस ने टोटल टर्नओवर कितना किया है? तो टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट ए है 100 लाख। टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट ए है 100 लाख। तो क्या हिसाब लगाओगे? एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ यूनिट ए डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट ए इनटू 100%। तो 30 लाख इनटू 50/100 इनटू 100% इक्वल्स टू 15 लाख। तो कितना डिडक्शन मिलेगा उनको 22-23 पे? 15 लाख। 15 लाख का डिडक्शन मिलेगा। एक बात याद रखें सर, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA is allowable in respect of profit of business of unit B located in DTA because DTA नॉर्मल टैक्स एरिया है सर, वहां पर बिजनेस करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं। बट अगर आप एसीजेड में प्रॉफिट करते हो, एसीजेड यूनिट से प्रॉफिट करते हो, एसीजेड एक्सपोर्ट करके जो प्रॉफिट करते हो, टोटल टर्नओवर के प्रोपोर्शनेट के हिसाब से उसमें आपको बेनिफिट दिया जाता है, इसलिए आपको 15 लाख का बेनिफिट दिया गया है। बोलो सर, आप लोगों को बात समझ में आया? सेक्शन 10AA समझ में आ गया सर? हेलो, प्लीज टेल मी। यस सर। आया ना समझ में सर? ओके सर। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन के बारे में बात करूँ, ठीक है? अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आना चाहिए। देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस भी, लेकिन ये सिर्फ 10AA का क्वेश्चन नहीं है, मोर देन दैट है। ये टोटल इनकम का क्वेश्चन है सर, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, जिसको सारा का सारा हेड पता है, ठीक है? लेकिन और भी कुछ पॉइंट्स है जो इसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है? आप ध्यान से देखो, जिनको सारा हेड हो चुका है उनको ये क्वेश्चन समझने में सुविधा होगा। जिन्होंने हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट लेवल में अभी तक नहीं किया वो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट फिर भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप करते रहो, क्योंकि इनकम टैक्स आपको मतलब ओवरऑल एंगल में बहुत हेल्प करता है। इसीलिए कई बार टोटल इनकम का नॉलेज रहना बाकी चैप्टर को समझने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है? क्योंकि इनकम टैक्स इज रियली वास्ट, और एक चीज बताने के लिए दूसरा 4-5 चीज भी कनेक्ट कर लेना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को पहले देखो, अभी मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, मैं पहले क्वेश्चन बताऊंगा, फिर रिलेटेड प्रोविजंस को समझाऊंगा जो यहाँ पर आपको पहले नहीं बताया मैंने, उसके बाद में आंसर दूंगा। तो मिस्टर एक्स एक इंडिविजुअल है जिन्होंने एक एसीजेड यूनिट में अपना सेटअप किया। अब आपको पता है एसीजेड यूनिट क्या है, मुझे बार बार बोलने का जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 18-19 में किया है वॉशिंग मशीन प्रोडक्शन करना। हाँ विश्वजीत, क्या बोलेगा? बोल। एसी एसी का एसी फैक्ट्री बनाएगा कि वॉशिंग मशीन? अभी गर्मी बहुत है, एसी का फैक्ट्री लगा। यस सर। लेकिन ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हो, ठीक है? कपड़ा भी बहुत गंदा हो रहा है तो वॉशिंग मशीन लगा दो, नो इश्यू विद दैट। पसीना पसीना हो रहा है तो वॉशिंग मशीन, ठीक है, का यूनिट लगा रहा है। द यूनिट फुलफिल्स ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 10AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है? ड्यूरिंग दी, आपको पता है सेक्शन 10AA क्या होता है? अभी अभी पढ़ के सुनाया सर, अब ये ना पूछना सर सेक्शन 10AA बताओ। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 he has also set up warehousing facility in a district of Tamil Nadu for storage of agricultural produce। जो लोग पीजीपीपी का क्लास कर चुके हो, प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन का क्लास जो लोगों ने कंप्लीटली किया है उनको पता होगा कि 35 AD के तहत 35 AD के तहत किस तरह से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वगैरह के लिए जो स्टोरेज फैसिलिटीज डेवलप किया जाता है, ठीक है? स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए जो स्टोरेज फैसिलिटीज किया जाता है, ये सेक्शन 35 AD के तहत गवर्नमेंट की तरफ से इसको हम लोग स्पेसिफाइड बिजनेस में माना जाता है। और यहाँ पर भी गवर्नमेंट अगर 35 AD के तहत कोई स्टोरेज फैसिलिटीज बनाने का आपको परमिशन देता है तो इसको 35 AD के तहत हम लोग स्पेसिफाइड बिजनेस मानते हैं। और भी बहुत सारे हैं 35 AD में, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पीजीपीपी में 35 AD को जरूर एक बार गो थ्रू करें। सर कहाँ मिलेगा आप मुझे बताओ, मैं आपको दे दूंगा। अगर आपके पास इनकम टैक्स का प्लेलिस्ट नहीं है तो मैं आपको अदरवाइज प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, अगर है तो आप वहां से जाके
पीजीबीपी में सेक्शन 3580 एक बार जरूर गो थ्रू करो, मैं बहुत डिटेल्स में चर्चा करके रखा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयरहाउस, वेयरहाउस में जो आपने खर्चा किया, कैपिटल एक्सपेंस किया 75 लाख का, जिसमें आपका जमीन खरीदने में खर्चा हुआ है 10 लाख। बात को समझे, आपने जो स्टोरेज हाउस बनाया उसमें 75 लाख का टोटल आपका वेयरहाउस है, जिसमें से 10 लाख जमीन का कॉस्ट है। तो एक्चुअली आपका 65 लाख होना चाहिए, है ना, जमीन का 10 लाख। वेयरहाउस बिकम ऑपरेशनल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, with effect from 1st April 2022, and the expenditure of 75 lakh was capitalized in the books on that date, और एक्सपेंडिचर भी 75 लाख उसी डेट से कैपिटलाइज किया गया है, मतलब बिजनेस में उसको कैपिटलाइज किया गया है, ठीक है, मतलब 75 लाख का इन्वेस्टमेंट माना गया है। तो अगर कैपिटलाइज किया जाता है तो क्या इफेक्ट होता है, ये पीजीबीपी में बहुत क्लियरली समझाया गया है। अब आगे आप देखो बाकी डिटेल्स क्या दिया है, थोड़ा हटके सवाल है सर, थोड़ा सा हटके सवाल है। जिन लोगों ने सारा हेड कंप्लीट किया है उनके लिए बहुत फायदा है, जिन्होंने नहीं किया या फिर रिवाइज नहीं किया, भूल गए, उनको मैं रिकमेंड यही करूंगा, आप प्लीज एक बार पीजीबीपी रिवाइज करो। अच्छा, यूनिट ऑफ एसीजेड में प्रॉफिट आपने कितना किया सर, 40 लाख का, ठीक है, 22-23 का फाइनेंशियल ईयर का डेटा दे रहा है। एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ अबव यूनिट 80 लाख का आपने एक्सपोर्ट सेल्स किया। डोमेस्टिक सेल्स ऑफ अबव यूनिट, मतलब डोमेस्टिक सेल्स मतलब डीटीए का जो आपका है, ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स है आपका 20 लाख का। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी बिफोर कंसीडरिंग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 3580, ठीक है, उसको 3580 का डिडक्शंस को कंसीडर करने से पहले प्रॉफिट है आपका 1 करोड़ 50 लाख का, है ना, 50 लाख का 5 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ 5 लाख का आपका प्रॉफिट है डिडक्शन फैसिलिटीज 3580 के तहत लेने से पहले का। फिर आपको पूछता है कंप्यूट, ध्यान से सुनना सर, फिर आपको पूछता है कंप्यूट इनकम टैक्स, साथ में ये भी बोलता है इंक्लूडिंग एएमटी अंडर सेक्शन 115 जेसी। सर ये क्या है, कहां से आ गया सर, एएमटी का फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। क्या है, कैसा है, क्यों है, ये जानने के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, मुझे समझाना पड़ेगा प्रोविजंस, फिर मैं आता हूँ। अच्छा, फिर आपको पूछता है कि आपको एएमटी के तहत लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स बताओ, असेसमेंट ईयर 23-24 बोथ एज पर रेगुलर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एज वेल एज 115 बीएसई। मतलब बहुत बड़ा बात कर रहे हैं सर, आपको रेगुलर प्रोविजंस भी पूछ रहे हैं और 115 बीएसई भी पूछ रहे हैं असेसमेंट ईयर 23-24 के। एडवाइज मिस्टर एक्स whether he should opt for section 115 BSc। आपको ये भी पूछ रहे हैं कि आप मिस्टर एक्स को बताओ कि क्या 115 बीएससी अप्लाई करे कि रेगुलर प्रोविजंस में जाए। सर ऑब्वियसली जिसमें टैक्स लायबिलिटी कम होगा उसी में जाना चाहिए, बट पहले एएमटी पता करना चाहिए, पहले आपको एएमटी पता करना है। बात समझ में आया सर? पहले आप मुझे बताओ कि आपने क्वेश्चन पढ़ा मेरे साथ साथ, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा तो बहुत अच्छा है, अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो बहुत बुरा है सर, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पता करोगे फिर वहां से जो पॉइंट समझ में आए बहुत अच्छा, जो नहीं आए उसको पता करना है, फिर जाके जवाब मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हटके हैं, लेकिन पहले आपको मैं थोड़ा एएमटी क्या है ये बात करूँ, उसके बाद बाकी चर्चा हो जाएगा। सेक्शन 10AA 35AD आप लोगों को पता है, ठीक है, मैं बस आपको पहले एएमटी के बारे में थोड़ा बात करता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराता हूँ कि कैसे ऐसा क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। सर कहाँ गया एएमटी, चलो मैं आपको एएमटी में बात करूंगा। एक सेकंड, अभी आया सर एएमटी में बात करने के लिए, तो पहले जान तो लो सर एएमटी क्या है, कब लगता है, क्यों लगता है, क्या हिसाब होता है एएमटी में, ठीक है, क्या टैक्स रेट है। जैसे विश्वजीत ने मुझे शुरू में ही बताया सर 18.5% टैक्स लगता है। यस सर 18.5% आपने बहुत बढ़िया बोला, बट 18.5% के पीछे का कुछ कहानी है क्या? यस, ये रहा एएमटी, दिख गया सर आप लोग को एएमटी?
बोलो। यस सर। देखो सर, एएमटी आपको क्या बता, व्हाट इज एएमटी, हाउ टू कैलकुलेट एएमटी, सब पता लग जाएगा सर, सारा चीज समझ में आ जाएगा। ओके सर, अगर आ जाएगा तो चलो, फिर देरी किस बात। तो देरी और कहाँ, किसी चीज का देरी नहीं होता है, हर चीज को पेशेंसफुली सीखना पड़ता है। हम लोग सोचते हैं कि हड़बड़ करके कुछ ज्यादा अचीव कर लेंगे, कुछ ज्यादा नहीं होता है सर। हड़बड़ नहीं करना है, शांत चित्त से काम करना चाहिए। हड़बड़ी क्या बोलते हैं सर, जल्दी का काम शैतान का, तो शैतान बने नहीं सर, शैतान नहीं बने। अच्छा चलो, तो एएमटी क्या है पहले देखते हैं पहले। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स किसके लिए लागू होता है, क्या कैलकुलेशंस होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 contains profit linked and investment linked deductions in order to encourage investment in various industries and infrastructure facilities. नॉन बेनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें बहुत सारे प्रॉफिट लिंक्ड एंड इन्वेस्टमेंट लिंक्ड डिडक्शंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये बेसिकली उनके लिए हैं जो हाई लेवल ऑफ इनकम करते हैं और अलग अलग इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट करते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलते हैं कि आप अगर ये सब जगह में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिडक्शंस अवेल हो जाएगा चैप्टर सेक्शन 80C 80U के तहत। ठीक है, जो लंबा सेक्शन एरिया है वहां पर भी आप देखते हो, या फिर एसीजेड वगैरह में भी ये चक्कर चलता है ना, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड। हाँ, 10AA में भी आपने देखा डिडक्शन वगैरह हो गया। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, taxpayers who are eligible to claim such deductions end up paying no income tax or marginal income tax। तो क्या होता है, इतना छूट देते देते इनकम टैक्स का जो भंडार होता है सर वो खाली हो जाता है। मतलब आप इतना ही छूट दे देते हो कि अल्टीमेटली सरकार को टैक्स ही नहीं मिलता। तो इसमें सरकार के लिए थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है। तो सरकार अभी ये एएमटी लेके आ गई। तो क्या कहता है कि ठीक है, आपको वेरियस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप जरूर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, गवर्नमेंट भी आपको एनकरेज कर रहा है, बट ये डिडक्शंस पाने के बाद आपका इनकम टैक्स लेवल नो इनकम टैक्स या फिर हार्डली मार्जिनल इनकम टैक्स में बदल जाते हैं। दो दे आर केपेबल ऑफ पेइंग हायर टैक्सेस, बट उनका कैपेबिलिटी है, जो लोग ये नो इनकम टैक्स में आ जाते हैं इनका कैपेबिलिटी है कि ये ज्यादा टैक्स पे कर सकते हैं। तो सरकार बोलते हैं जो कैपेबल है हम उनसे टैक्स नहीं लेंगे क्या। इट हैज टू बी kept in mind that our government also needs regular consistent inflow of tax। गवर्नमेंट लोगों को छूट देता है, इंडिविजुअल्स को छूट देते हैं, कंपनीज को छूट देते हैं, ताकि कंपनीज बिजनेस इंडिविजुअल्स इनकरेज हो और इनकरेजमेंट के साथ काम करे, देश का इकोनॉमी में अपना योगदान करे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सरकार के पास कुछ नहीं जाएगा। अगर सरकार को कुछ नहीं मिलेगा, मतलब बाबा जी का ठुल्लू हो जाएगा सरकार के हाथ में, तो फिर सरकार कैसे चलेगा। फिर हम ही लोग तो चिल्लाएंगे, रोड नहीं बनाया, हॉस्पिटल नहीं बनाया, ऑक्सीजन प्लांट नहीं बनाया। हाँ, हम लोग एकदम व्हाट्सएप में मीम्स में भर देंगे, मीम्स में भर देंगे कि ये नहीं किया वो नहीं किया, फेसबुक में लिखेंगे, यूट्यूब में बनाएंगे। लेकिन सरकार का ड्यूटी पूरा करने के लिए सरकार को भी ना रेगुलर कॉन्सिस्टेंट इनफ्लो ऑफ टैक्स चाहिए। आज देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है। 140 करोड़ में से अगर, मतलब अगर आप देखोगे रियल डेटा चेक करोगे तो हार्डली 5% लोग इनकम टैक्स भरते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं या फिर एक्टिवली टैक्स पे करते हैं। तो बाकी 95% लोग नहीं है। अच्छा, इसमें से कुछ लोग बच्चे भी हैं, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर काम नहीं करते, जॉब नहीं करते, या फिर अभी भी अर्निंग स्टार्ट नहीं है। अगर मैं मान लिया कि 140 करोड़ में से अगर 40 करोड़ लोग भी इनकम करता है, तो क्या 40 करोड़ लोग टैक्स भरता है प्रॉपरली। देयर इज अ बिग क्वेश्चन सर, बहुत बड़ा सवाल है इसमें। नहीं करता सर। तो देश को बनने के लिए सरकार के, गवर्नमेंट के पास भी प्रॉपर लेवल ऑफ, रेगुलर लेवल ऑफ टैक्स होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स रेगुलर कंसिस्टेंट इनफ्लो ऑफ टैक्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई एएमटी इज देयर, इसीलिए ये बात कहना जरूरी था। व्हिच इज वन ऑफ इट्स मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ये चीज मैं बार बार दिखाया। हाँ सर, गवर्नमेंट हर बार बजट पेश करता है और हर बार मैं आपको ये गवर्नमेंट बजट में ये चीज दिखाता हूँ
हाउ मच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्न फ्रॉम इनकम टैक्स? कितना कमा लेते हैं? जितना कमाते हैं उसमें से 15% इनकम टैक्स से आता है, 15% कॉर्पोरेट टैक्स से आते हैं, कस्टम से 5% आते हैं, इंडियन एक्साइज ड्यूटी से 7% आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से 17% के आसपास आता है, 16% के आसपास। बाकी सरकार 35% तो लोन लेते हैं। सोचा करो, हमारा देश का एक देश मतलब एक परिवार है, एक फैमिली है, तो फैमिली लोन लेगा तो फैमिली का बर्डन नहीं बढ़ेगा? अच्छा, लोन ले सकता है ऑब्वियसली, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा लोन का अमाउंट बहुत बड़ा नहीं लगता है आपको? ये कम नहीं होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट को टारगेट फिक्स करना चाहिए कि 35% को कम करके एटलीस्ट 25 या 20 में लाने का कोशिश करें। मतलब ओवरऑल जो आज का अर्निंग है गवर्नमेंट का, इसमें से 35% लोन नहीं होना चाहिए। अगर 20% लोन हो तो अच्छा रहेगा सर, ये हम सबके लिए अच्छा है। अगर देश का लोन कम रहेगा, देश का इंटरेस्ट पेमेंट भी कम रहेगा, तो देश में इन्फ्लेशन भी कम रहेगा, देश में डेवलपमेंट के लिए पैसा भी ज्यादा होगा, और सबसे बड़ा चीज देश का बर्डन पब्लिक पे नहीं आए। सरकार थोड़ी अपना बर्डन अब खुद लेता है, वो हम पे ही ना बर्डन चढ़ाता है, जीएसटी लगा के, टैक्स लगा के। कहाँ से मिलेगा? कल लोन का रीपे करना है तो कहाँ से देगा लोन का रिपेमेंट का कॉस्ट? ये सब टैक्स से देगा। कंपनी के ऊपर टैक्स लगाएगा, इनकम टैक्स अमाउंट बढ़ा देगा, कस्टम ड्यूटी बढ़ा देगा, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देगा, सर्विस टैक्स, गुड सर्विस टैक्स, जीएसटी बढ़ा देगा। क्या करेगा? दैट इज द ओनली वे। गवर्नमेंट का अर्निंग करने का एक ही तरीका है, सबसे बड़ा तरीका। बाकी थोड़ा बहुत नॉन टैक्स रेवेन्यू कमाते हैं, कुछ फैक्ट्री वगैरह है सरकारी, वो भी प्रॉपरली मैनेज नहीं होता है। उसको भी जो मैनेज करते हैं वो भी वहां पर धोखा, तब घोटाला हो जाता है सर। करप्शन का प्रॉब्लम है हमारे देश में। जिनके पास पावर है वो पावर का मिसयूज करता है, यही तो प्रॉब्लम है देश में, है ना? पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। आपके पास पावर है मतलब आप उसका मिसयूज करेंगे, इसलिए पावर नहीं दिया गया है। जो जो पावर का मिसयूज आज तक इतिहास गवाह है सर, जिनको पावर दिया गया और उसने पावर का मिसयूज किया मतलब खत्म। बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं सर? बोलते हैं कि अंतकाल विपरीत बुद्धि। जैसे ही पावर आया, पावर का मिसयूज, मतलब आप समझ लो अंतकाल विपरीत बुद्धि। समय खत्म हो रहा है, विपरीत बुद्धि आ रहा है, मतलब आपका खत्म होने का टाइम आ गया है। चंदा कोचर के अगेंस्ट में मैं आपको बात कर रहा था, आईसीआईसीआई कल फिर से खबर आया, उनको बेल मिला था, आईसीआईसीआई का चेयरमैन थे, वीडियोकॉन का मालिक वेणुगोपाल धूत और चंदा कोचर जी का हस्बैंड। क्या हुआ जानते हो सर? अब तो बेल भी था इतना दिन से, अब सीबीआई ने चार्जशीट प्रूव किया, ठीक है, 1700 करोड़ का पब्लिक का पैसा इधर उधर करने का, 1700 करोड़ का आईसीआईसीआई बैंक से लोन प्रोवाइड करवाया गया था अपने फायदे के लिए, पर्सनल फायदा, कोई बिजनेस का मैटर नहीं था। मतलब वीडियोकॉन का मालिक, चंदा कोचर के हस्बैंड और चंदा कोचर, मतलब एक मैनिपुलेटिव टेक्निक था, पावर का मिसयूज करके फंड को इधर उधर करना। अगर ये प्रूव हो जाता है, अब ये लोग भी अपना लॉयर लेके काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता है, सीबीआई ने तो चार्जशीट दे दिया, इतना दिन बेल पे था, अगर प्रूव हो जाएगा तो उनके ऊपर बहुत सारा चार्जेस लगा है सर, इंडियन पेनल कोड का, बैंकरप्सी का, सॉरी आपका इंसॉल्वेंसी का, बहुत सारा कोड लगा है इनके ऊपर, ठीक है, फ्रॉड का, तो लाइफ लॉन्ग का जेल हो सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट पकड़ा गया है जो इस पर्टिकुलर काम पे हेल्प किया है, और भी बहुत सारे जुड़ा हुआ लोग हैं, पावरफुल लोग जिनके हाथ में पावर था। लाइफ लॉन्ग का जेल होने वाला है, मतलब ऐसा नहीं कोई 7 साल का सजा है, लाइफ लॉन्ग का। तो आप समझ लो, पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर मतलब ये नहीं कि उसका मिस यूज किया जाए। जो भी हो, देखा जाता है सरकारी लेवल में बहुत ज्यादा धोखाधड़ी है, बट सब खत्म होगा सर, आज नहीं तो कब। सर आप इतना विश्वास के साथ कैसे बोल सकते हैं? फिर हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है, ऐसा पहले भी हुआ है, फिर से हो। सर इतना कॉन्फिडेंस आपको? हाँ सर है सर। आगे देखो, तो सरकार क्या चाहता है एएमटी के थ्रू से, कि उनके पास पैसा आए, एएमटी के तहत जो नो टैक्स में खत्म कर रहा था उनको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स देना पड़ा, ठीक है, टू एंश्योर पेमेंट ऑफ रीजनेबल टैक्स बाय सच जीरो टैक्स पेइंग और मार्जिनल टैक्स पेइंग एंटिटीज। The concept of alternate minimum tax has been introduced in Income Tax Act 1961. Chapter 12BA contains the special provisions for levy of alternate minimum tax in case of a person other than a company.
Any person other than a company who has claimed deductions under any section other than section 80P, including in chapter 6A under heading C, deductions in respect of certain incomes or under section 10AA or investment link deduction under section 35AD would be subject to AMT. कंपनी को छोड़ के अगर बात किया जाए, इंडिविजुअल्स के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी छोड़ के जिन लोगों ने 10AA के तहत डिडक्शंस लिया है, जो मैंने अभी अभी पढ़ के सुनाया, मतलब क्वेश्चंस भी किया, या फिर 35AD पीजीबीपी सेक्शन के तहत अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शंस गवर्नमेंट से लिया, इनके केस में एएमटी एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। और एएमटी का जो सेक्शन है दैट इज 115JEE. The provisions of AMT would, however, not be applicable to an individual or HUF or AOP or BOI, whether incorporated or not, or artificial juridical person, if the adjusted total income of such person does not exceed 20 lakh. अगर उनका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, तो उन्हें भी लागू नहीं होता है। अब आप बोलेंगे सर एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है ना सर? ये कुछ डिडक्शंस वगैरह को एडजस्ट करने के बाद, ठीक है, एडजस्टेड टोटल इनकम का आई थिंक मैंने पहले भी एडजस्टेड टोटल इनकम के कैलकुलेशंस करवाया था, ठीक है, मैं बता देता हूँ। एडजस्टेड टोटल इनकम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसमें भी बता देंगे आपको। एडजस्टेड टोटल इनकम छोड़ के अगर किसी का इनकम 20 लाख क्रॉस नहीं करता है तो उनके लिए भी एएमटी प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं करेंगे सर, ठीक है। ये रहा प्रोविजंस। अब आगे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं और जरूरी जो भी कैलकुलेशन है आपको समझाता हूं। बोलो सर, आपको प्रोविजन समझ में आया एएमटी का? हेलो यस सर। ओके सर, यस ठीक है सर, ठीक है। ठीक है चलो, तो जो क्वेश्चन हम लोगों ने जिम्मा लिया था उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो पेन कॉपी रेडी करो, मैं इसको लिख के सॉल्व करवाऊंगा आपको। एएमटी, अच्छा हाँ, एक बात मैंने आपको बताना थोड़ा भूल गया, ठीक है, और भी चीजें बताते हैं, जैसे फॉर द प्रोविजंस ऑफ एएमटी वुड आल्सो नॉट अप्लाई इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ जो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स 115 बीएसई में जाते हैं, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 बीएडी, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होते हैं ना, इनका जो सेक्शन है 115 बीएडी में इनको कंसेशनल रेट मिलता है, तब उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं करते, ठीक है। बाकी बहुत सारा सेक्शंस और भी है जो नॉर्मली फाइनल लेवल में डिस्कस किया जाता है सर, ठीक है, जैसे कि कंपनीज का जो है उनको मैट कहा जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर एएमटी पढ़ रहे हैं ना सर, since respect of companies minimum alternate tax provisions are applicable which will be dealt in normally final level में discussions का point है, but फिर भी अगर मुझे मौका मिले तो मैं आपको AMT भी बता दूं, ठीक है, मैट भी बता दूं। मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए जिसको AMT कहा जाता है, कंपनीज के लिए उसको मैट कहा जाता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ठीक है। बस अभी करेंटली इतना याद रखो, बाकी फाइनल लेवल में भी डिस्कस होगा और मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको मैट भी यहाँ पर भी बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे सेक्शंस हैं जो मैट को बताते के टाइम पे फाइनल लेवल में डिस्कस होता है, ठीक है। तो फिलहाल जितना जरूरी है उतना आपको मैं 10AA 35AD तहत ये सब चीज थोड़ा आप समझ। अच्छा, और एक बात, रेगुलर इनकम टैक्स जो पे करते हैं बाय पर्सन फॉर ए प्रीवियस ईयर कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज लेस देन द AMT। बात को ध्यान से सुनना सर। Where the regular income tax payable by a person, रेगुलर इनकम टैक्स मतलब जो नॉर्मल टैक्स पेमेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग बेसिक्स में भी सीखे हो, हर चैप्टर में देखते हो। Computed as per the provision of Income Tax Act 1961 is less than the AMT, मतलब आपका रेगुलर टैक्स अगर AMT से कम है, मतलब अल्टरनेट मिनिमम टैक्स से अगर कम है, payable for such previous year, the adjusted total income shall be deemed to be the total income of such person। तो adjusted total income को टोटल मतलब डीम्ड कर लिया जाता है। डीम्ड मतलब मान लिया जाएगा कि उसका टोटल इनकम, and such person shall be liable to pay income tax on adjusted total income 18.5% plus surcharge if applicable, and higher education cess and health cess, education cess and health cess 4%, सेक्शन 115 जीसी के तहत। However, अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो इनका रेट जो 18.5% था, इनके केस में 15% लगेगा और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगेगा। अब बात करते हैं सर, हम तब से बात करे जा रहे हैं आपको एडजस्टेड टोटल इनकम का। एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब होता है द टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट टू चैप्टर 12 BA एज इंक्रीज्ड बाय, मतलब क्या है कि डिडक्शंस क्लेम्ड इफ एनी अंडर सेक्शन 10AA, अगर मानो कि आपका जो डिडक्शंस है, बात को समझे,
ठीक है। डिडक्शंस क्लेम्ड ऑफ अंडर सेक्शन 10AA, मतलब 10AA का डिडक्शंस कैलकुलेशन अभी अभी करके आया, एक 15 लाख का हिसाब लेके आया। तो एडजस्ट टोटल इनकम मीन द टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट टू चैप्टर 12B, जिसमें आपका जो इनकम है उसको इंक्रीज किया जाएगा बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ चैप्टर 12B, मतलब इनकम को इंक्रीज किया जाएगा। द डिडक्शंस क्लेम्ड इफ एनी अंडर सेक्शन 10AA, मतलब डिडक्शन देने के पहले कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है। डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35AD, 35AD क्या है, जैसे आपने स्टोरेज हाउस बनाया था एग्रीकल्चर के लिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। Allowable under section 32, as if no deduction under section 35AD is allowed in respect of asset for which deduction is claimed, and deduction under section included in chapter 6A, that is 80JJAA, 80QQB and 80RRB, इसके बारे में मैंने डिडक्शन चैप्टर में चर्चा करके रखा है आप लोगों के साथ, ठीक है। तो इस तरह का डिडक्शन अगर आपने अप्लाई किया है तो उसको इंक्रीज करके बिफोर अमाउंट में लेके आओ, फिर आपको जो इनकम मिलेगा उसको एडजस्टेड टोटल इनकम कहा जाता है, मतलब बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ दिस डिडक्शंस 10AA, 35AD और 80JJAA, 80QQB, 80RRB एक्सेट्रा। सर ये जो भी आप पढ़ रहे हैं ये सारा चीज आपको अब भी समझ में आएगा सर, ये सारा चीज आपको अब भी समझ में आएगा। अच्छा और एक बात आपको मैं बताता हूँ, 115JD, सर 115JD क्या है सर, इसको टैक्स क्रेडिट फॉर AMT बोलते हैं। तो ये टैक्स क्रेडिट क्या है सर, टैक्स क्रेडिट ये है सर, आपको आपका जो AMT रहेगा, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स रहेगा, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब आपको जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है ना, वैसे भी इनकम टैक्स क्रेडिट में मिलता है AMT के तहत। GST में जैसे ITC होता है वैसा ही मान के चल सकते हो। टैक्स क्रेडिट इज द एक्सेस ऑफ AMT पेड ओवर द रेगुलर इनकम टैक्स पेड, मतलब आपका जो रेगुलर टैक्स है, रेगुलर टैक्स से अगर आपका AMT ज्यादा होता है, ठीक है, तो आप जितना एक्स्ट्रा पे करोगे AMT के तहत, जितना एक्स्ट्रा पे करोगे AMT के तहत, उतना आपको क्रेडिट अवेलेबल होगा इनकम टैक्स एक्ट में। Such tax credits shall be carried forward and set off against income tax payable in the latter year, बाद में, to the extent of excess of a regular income tax payable under the provision of the act over the AMT payable in that year. The balance tax credit, if any, shall be carried forward to the next year for set off in that year in similar manner. सर कब तक हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं, अगला 15 साल तक। AMT credit can be carried forward for set off up to maximum period of 15 assessment years succeeding the assessment year in which the credit becomes allowable. जिस दिन से आपका, जिस पर्टिकुलर साल से आपका क्रेडिट अवेलेबल होता है उसके बाद और 15 साल तक आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अच्छा देयर आर सर्टेन प्रोविजंस, 115JD कहता है कि 115JD कहते हैं कि टैक्स क्रेडिट अलाउएबल इफ एडजस्टेड टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 20 लाख इन द ईयर ऑफ सेट ऑफ, मतलब अगर नॉर्मली रूल कहते हैं कि 120 लाख क्रॉस ना करने से आप 100 मतलब ये AMT एप्लीकेबल नहीं कर सकते, बट देयर मे बी सर्टेन सिचुएशंस जहां पर आप टैक्स क्रेडिट को अलाउ कर सकते हो भले ही आपका इनकम 20 लाख क्रॉस नहीं किया है फिर भी। सर कैसे संभव है, मतलब ये फर्दर ईयर का बात है सर, मतलब मानो अपकमिंग ईयर में, मतलब 22-23 में आपका 20 लाख क्रॉस नहीं हुआ है तो आप AMT नहीं कर पा रहे हो, लेकिन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मतलब 23-24 में, 24-25 में, 25-26 में, 27-28 में मानो आप 20 लाख के नीचे हो, तो क्या आप क्रेडिट को यूज कर सकते हो? द आंसर इज यस, आप क्रेडिट को यूज कर सकते हो। मैं समझाता हूँ सर आपको, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने के बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। फिलहाल मैं थोड़ा प्रोविजंस रीड करके दिया कि आपका जो टैक्स क्रेडिट है ये फर्दर ईयर में अगर आपका इनकम 20 लाख के नीचे है तो भी आप क्रेडिट अमाउंट को इस्तेमाल कर सकते हो। मैं सिंपल बता सकता हूँ, मानो आपका रेगुलर टैक्स है 10 लाख, आपका AMT रहा 12 लाख, ठीक है, बात को समझे। तो 12 लाख से 10 लाख हटाने से कितना होता है, 2 लाख, तो ये 2 लाख आपका क्या बन जाएगा, क्रेडिट बन जाएगा, ठीक है सर। तो 2 लाख का जो क्रेडिट आपको AMT के तहत मिलेगा, ये क्रेडिट को आप अगला 15 साल तक यूज कर सकते हो, ठीक है, प्रोपोर्शनेटली। मैं बताता हूँ कैसे यूज करना है। अब ये क्रेडिट आप अगला 15 साल तक यूज कर सकते हो और ये 15 असेसमेंट ईयर तक आप ये क्रेडिट को, भले ही आपका अगला साल में टोटल टर्नओवर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से कम भी क्यों ना हो फिर भी आप यूज कर सकते हो। बट नॉर्मली AMT 20 लाख के नीचे एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन AMT का क्रेडिट फर्दर ईयर में अप्लाई हो सकता है, AMT का क्रेडिट अप्लाई हो सकता है, बट AMT के लिए 20 लाख क्रॉस करना जरूरी है। सर कैसे, थोड़ा डिटेल्स में बताओगे? ओके सर, काम ही क्या है, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाने के लिए सोचा, ये करो, आपके दिमाग में जो चल रहा है
उसका जवाब भी मिलेगा और आपको भी थोड़ा सा शांति सुकून मिलेगा सर। ठीक है चलो सर। देखो क्वेश्चन जो था, मैं फिर से क्वेश्चंस पे आ गया सर, फिर से क्वेश्चंस पे आ गया। मिस्टर एक जिन्होंने एसीजेड यूनिट बनाया था, इसी क्वेश्चंस पे वापस आ गया सर। तो बोलो इस क्वेश्चंस को करने के लिए क्या देखना है। सर सिंपल, पहले ना आप प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट कर लो, उसके बाद मिनिमम अल्टरनेट टैक्स में जाना है। ठीक है, उसके बाद 115 जेएसी के तहत राउंड ऑफ करना है। लंबा काम है सर, बहुत सारा मेथड यहाँ पर अप्लाई करना है, फिर जाके आप इसका जवाब को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक काम करो ना सर, इस क्वेश्चन में आपको एसीजेड में प्रॉफिट कितना मिला था, 40 लाख का। एक्सपोर्ट सेल कितना हुआ था, 80 लाख का। डोमेस्टिक सेल कितना हुआ था, 20 लाख का। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी में डिडक्शंस का अप्लाई करने से पहले है 1 करोड़ 5 लाख का। अब इसका क्या करें, अब इसका क्या करें। और बाकी आपको याद है ना कि एसीजेड बनाया गया है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में, आपका प्रोडक्शन हो रहा है वॉशिंग मशीन का। यूनिट फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 10AA। ठीक है, सेक्शन 10AA का सारा कंडीशन फुलफिल करता है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 ही आल्सो सेट अप वेयरहाउसिंग फैसिलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, दैट इज 3580 के तहत रिडक्शंस अवेलेबल है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयरहाउस 75 लाख का है, जिसमें आपका लैंड का कॉस्ट है 10 लाख का। देयरफॉर वेयरहाउस बिकम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2022 and the expenditure 75 lakh was capitalized in the books on that date। तो आपको पूछ रहे हैं कि आप बताओ इनका डिडक्शन अमाउंट क्या होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, और एएमटी का भी एप्लीकेबल करने के लिए, एएमटी का भी एप्लीकेबल करने के लिए बोला है कि आप ये भी बताओ कि एएमटी एप्लीकेबल होगा सेक्शन 115 जेएसी के तहत, लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 इन रेगुलर प्रोविजंस एज वेल एज 115 बीएससी अगर अप्लाई होता है तो क्या हो, मतलब डिस्काउंटेड टैक्स रेट, जिसको हम लोग न्यू स्लैब रेट बोलते हैं। सर लंबा लिस्ट बोल दिया आपने, सर क्या जो है बताना तो पड़ेगा। विश्वजीत, नील, अंश, लोगों को समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन। यस सर। आयन, इंकी, शालिनी, बोलो सर। यस सर। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको क्लियर होगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम यस सर। एंड टैक्स लायबिलिटी। ओके सर, क्वेश्चन करो, क्लियर हो जाए। थोड़ा सा हटके पॉइंट है ऑफ मिस्टर एक्स और असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो अंडर रेगुलर प्रोविजंस ऑफ आईटी एक्ट, मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। फिर एक काम करो, एक पर्टिकुलर बना दो और 2 अमाउंट का घर बना दो। सर बहुत सिंपल काम है सर, प्रॉफिट्स फ्रॉम पीजीबीपी, मतलब बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट कितना कर रहा है बिजनेस से, ये बहुत जरूरी कैलकुलेशन है। तो आपके सामने डेटा अवेलेबल है सर, आपको क्वेश्चन मैंने दिखाया था, कहाँ चला गया क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये रहा, नहीं दिस वन। जस्ट लुक एट सर, कितना है प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट लोकेटेड इन एसीजेड से, कितना कमाया आपने, 40 लाख। एक्सपोर्ट सेल्स कितना किया, कितना होगा बोलो, कितना कमाया आपने, 40 लाख कमाया ना एसीजेड से। सो प्रॉफिट फ्रॉम, यस बोलो, कोई कुछ कह रहा था। प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट इन एसीजेड, एसीजेड से कितना प्रॉफिट हो गया आपको, 40 लाख सर, है ना। सर ये जो यूनिट से आपको हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, इसको डिडक्शंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एसीजेड यूनिट का जो प्रॉफिट है मिलेगा। कौन से सेक्शन के तहत मिलेगा,
सर सेक्शन 10 डबल ए। सेक्शन 10 डबल ए है ना सर, इसके लिए एक वर्किंग होना जरूरी है। हाँ सर, इसके लिए एक वर्किंग होना जरूरी 32 है। लाख कैसे कैलकुलेट होगा सर, बोलो। सर पहले नीचे में टोटल जो भी हमने एक्सपोर्ट, हाँ बोलो बोलो, जितना हमने एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट कितना किया हम लोगों ने। एक्सपोर्टेड मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखो देखो क्वेश्चन देखो। प्रॉफिट ऑफ यूनिट लोकेटेड इन एसीजेड, ठीक है, 40 लाख का है। एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ द यूनिट इन एसीजेड, एक्सपोर्ट टर्नओवर कितने का है, 80 लाख का है। हाँ, और टोटल टर्नओवर सर 80/100 into 50 लाख, 80 बाई 80 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ into 40 लाख। 1 करोड़ कहाँ से मिला तुमको? सर टोटल टर्नओवर मतलब एक्सपोर्ट सेल और डोमेस्टिक सेल दोनों का ऐड करके। वेरी गुड सर, वेरी गुड। एक्सपोर्ट सेल्स प्लस डोमेस्टिक सेल्स, 80 लाख का एक्सपोर्ट है और 20 लाख का डोमेस्टिक है, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। तो 80 लाख बाई 1 करोड़ इंटू 40 लाख, ऐसा करने से ही आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको फॉर्मूला ओरिएंटेड लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, आप भी लिख दो, हैबिट हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो आप ऐसा लिखोगे, प्रॉफिट ऑफ, मतलब बेसिकली ये कौन सा वर्किंग चल रहा है, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 10 डबल ए in respect of unit in SEZ। ठीक है, क्या लिखोगे, प्रॉफिट ऑफ यूनिट इन SEZ इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर इन यूनिट इन SEZ divided by total turnover in unit in SEZ। ठीक है, आपका हिसाब लगता है 40 लाख, सॉरी और एक जीरो आएगा, 40 लाख इंटू 80 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू 100, मतलब अगर 100 करेंगे तो परसेंटेज आएगा, बट अभी जरूरत नहीं है। चलो ठीक, कितना हो रहा है, 32 लाख। यस सर। इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 32 लाख। ये 32 लाख का क्या करें, डिडक्शंस हो जाएगा सर, सेक्शन 10 डबल ए। तो क्या करें, पुट कर देंगे, और क्या करेंगे सर, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 डबल ए 32 लाख का पुट कर। तो जैसे ही हमने 32 लाख पुट कर दिया, हमारा डिडक्शंस वैल्यू आ गया, तो डिडक्शंस आ गया 32 लाख का। तो 40 लाख में से 32 लाख चला गया, तो बचा क्या सर, क्या बचा बोलो। 8 लाख। इस 8 लाख को क्या बोलेंगे सर, सर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बिजनेस इनकम। हाँ, बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम ऑफ ACZ यूनिट, ऑफ ACZ यूनिट चार्जेबल टू टैक्स, चार्जेबल टू टैक्स। ओके, चार्जेबल टू टैक्स। ओके, आगे देखें जरा, और भी बातें हैं ना सर। अच्छा, प्रॉफिट फ्रॉम वेयर हाउसिंग फैसिलिटी से भी आपको प्रॉफिट हुआ है, बोलो क्या प्रॉफिट किया आपने। सर आपने वेयर हाउसिंग का काम किया था ना, जो भी आपने बनाया उसको वेयर हाउस किया। ये देखो, तमिलनाडु में स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए सेक्शन 3580 के तहत आपने 75 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, जहां से आपको प्रॉफिट हुआ था बिफोर प्रोवाइडिंग डिडक्शंस 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 5 लाख का आपने प्रॉफिट किया था। और इसको बनाने के लिए आपको खर्चा पड़ा था 10 लाख का लैंड का खर्चा, और बाकी आपने एक्सपेंडिचर किया था 75 लाख का। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका क्या करें, ये PGPP का सेक्शन का कैलकुलेशन टेक्निक है। सर 1 करोड़ 5 लाख में से 65 लाख माइनस कर देंगे।
65 लाख क्यों? 10 लाख का क्या हो गया सर? सर क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर आप लेस कर सकते हैं, लेकिन लैंड का कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल और एक और कुछ तीनों आप लेस नहीं कर सकते। वेरी गुड सर, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर क्या करोगे? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी कितना है? 1,05,00,000 का, ठीक है। यहाँ से आपका डिडक्शंस हो जाएगा, यहाँ से आपका डिडक्शंस हो जाएगा अंडर सेक्शन 35 AD का। यहाँ से आपका 35 AD का डिडक्शंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर? सर इसके लिए एक वर्किंग जरूरी है, वर्किंग नोट 2, ठीक है। तो चलो, एक वर्किंग तो आपको अभी भी मैंने करवाया, और एक वर्किंग भी आप देख लो, ठीक है। चलो मैं दूसरा पेज में करके दिखाता हूँ आपको। ये जो 65 लाख में, 65 लाख का जो हिसाब था सर, इसमें आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। 65 लाख में से अगर आप देखोगे तो आपने बेसिकली, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। अच्छा लिखो, लिखो सर, लिखो वर्किंग नोट 2 में लिखो डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD would however अच्छा एक सेकेंड, इसको ऐसे लिखने से नहीं होगा, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा ज्यादा प्रोविजंस है, मैं आपको बता देता हूँ। डिडक्शन पहले तो आप 100%, नॉर्मल रूल क्या कहता है 35 AD का, एक्चुअली ये PGBP का है। डिडक्शन एट द रेट 100%, ठीक है, ऑफ दी, जो विश्वजीत अभी बता रहा था मैं उसको लिखा रहा हूँ सर, ठीक है, ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 35 AD, ठीक है। ये नॉर्मल रूल कहता है फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, ये 35 AD के तहत आता है। फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, जिनका PGBP बाकी है वो PGBP का बैकअप ले और PGBP जरूर एक बार कंप्लीट करें। इन रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग warehousing facility, warehousing facility for storage of agricultural produce, for storage of agri produce which commence operation on or after, ये रूल है सर, ये सब रूल है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2009 के बाद जिन लोगों ने अपना बिजनेस को, ये स्टोरेज फैसिलिटी को बनाया है उनके लिए लागू। पर साथ में ये भी बोलता है फर्दर the expenditure incurred only and exclusively for the purpose of such specified business shall be allowed,
shall be allowed. Okay. Expenditure incurred wholly and exclusively for the purpose of the specified business shall be allowed as deduction. Shall be allowed as deductions during the previous year in which he commences, मतलब commence मतलब start करना, he commences operation of his specified business. If expenditure is incurred prior to the commencement of operation and the amount is capitalized in the books of account of the assessee on the date of on the commencement of operation. On the commencement of operation. मतलब समझ में आया सर? मतलब क्या बताना चाहता है? मैं पूरा चीज एक बार बताता हूँ. डिडक्शन 100% मिलता है 3580 में जितना खर्चा करेगा in respect of specified business of setting and operating warehousing facility for storage of agri produce which commenced operations on or after 1/4/2009. Further, the expenditure incurred wholly and exclusively for the purpose of the specified business shall be allowed or deduction during the previous year in which he commenced operations of a specified business. If expenditure is incurred prior to the commencement of operations, अगर ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले उन्होंने कोई खर्चा किया and the amount is capitalized in the books of account of the SSE on the commencement of operations, तो उसको भी माइनस कर सकते हैं. बट यहाँ पर क्या बोलता है सर? लिखो डिडक्शन अंडर सेक्शन 3580 would however exceptional point है however not applicable on expense incurred on acquisitions of land. तो अगर आपने जमीन खरीदा है उसका खर्चा आपको माइनस करने का मौका नहीं दिया जाएगा. सो इसीलिए ठीक है, इसीलिए क्या क्या रूल एप्लीकेबल होता है सर? सिंस हमारे केस में क्या है? सिंस कैपिटल एक्सपेंस जिसको कैपिटलाइज किया गया है वो कितना है? 75 लाख माइनस 10 लाख, तो कितना होता है? 65 लाख. ठीक है, ये आपका 21-22 में कैपिटलाइज किया है. बीइंग कैपिटलाइज since capital expense 75 lakh minus 10 lakh equals to 65 lakh has been incurred in the financial year 21-22 and capitalize in the books on books मतलब books of accounts on 1st April 2022 being the date when warehouse became operation.
being 100% ऑफ 65 लाख, मतलब जितना कैपिटलाइज किया है पूरा का पूरा रिडक्शन मिलेगा। 100% ऑफ 65 लाख वोट क्वालिफाइंग अंडर सेक्शन 3580। तो बेसिकली ये पीजीबीपी का ही डिस्कशन हो गया, ठीक है, ये पूरा पीजीबीपी का डिस्कशन हो गया, 3580 का पूरा डिस्कशन हो गया कि 3580 के तहत क्या क्या होता है ना सर। चलो अभी क्या करना है सर, इस पॉइंट को कंप्लीट करो। सर लिख लिया ना आप लोगों ने? हेलो, तो किसी का कोई बाकी तो नहीं रह गया? आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया पूरा का पूरा। यस सर। ओके सर, तो चलो अब बहुत सारा काम हो गया सर, काम खत्म होने को है, काम खत्म होने को है, पैसा हजम होने को है, तो क्या करेंगे? तो आपने 1,05,00,000 का प्रॉफिट कमा लिया और 65 लाख का डिडक्शन अवेलेबल कर लिया, ठीक है। तो माइनस करके कितना हो जाएगा? 1,05,00,000 40 लाख। 40 लाख। कैलकुलेशन बहुत इजी है, झमेला प्रोविजंस करता है, आप लोगों को पता है। तो आपने टोटल इनकम कितना कर लिया? 48 लाख। 48 लाख, थैंक यू सर, ठीक है। टोटल इनकम कर लिया आपने 48 लाख। अब यहाँ पर आपका टैक्स लायबिलिटी नॉर्मल क्या होगा 48 लाख का, बताओ? कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी 48 लाख, 20 लाख के ऊपर का है, ठीक है। 48 लाख पे टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, बोलो? सर 13,06,200। सर बात कुछ ऐसा करो, अप टू क्या करे पहले, 2.5 लाख एट द रेट नील, 2.5 लाख टू 5 लाख एट द रेट 5%, मतलब 12,500, 12,500। ठीक है। ये तो नॉर्मल आदत हो गया होगा। 5 लाख से 10 लाख एट द रेट 20%। 20%, 1 लाख। फिर 10 लाख से 48 लाख एट द रेट 30%। 30%, मतलब कितने पे लगेगा सर? 38 लाख पे, 38 लाख का 30%, 11,40,000। 11,40,000। यस सर। तो 11 लाख और 12,40,000, 12,40,000 और 12,500, तो बनता है हमारा 13,02,600, है ना सर? 13,02,600। तो इसी को थोड़ा मैं बाहर लिख देता हूँ। यहाँ पे सर इस पे 4% शेष लग के तब आएगा। ओ अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, तो ये इसका टोटल बताओ फिर। सर 12,52,500। 12,52,500, सॉरी सर, मैंने गलत बोल दिया। फिर इस पे लगेगा, ऐड करो एडू एंड हेल्थ सेस, कितना है? 4%, तो इसके ऊपर 4% लगेगा ना, 50,100। यस सर 50,100। कुल मिला के बनता है, कुल मिला के बनता है 13,02,600, 13,02,600। ठीक है। तो ये हो गया रेगुलर प्रोविजंस में, मतलब अगर आप 48 लाख कमाते हो तो रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से, रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से आपको इतना टैक्स सरकार को भरना पड़ेगा, ओके। लेकिन अब खेल थोड़ा बदलेगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में एएमटी के बारे में देख लिए सर। क्वेश्चन हमारे क्या पूछा था? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी पूछा था, कंप्यूट इनकम टैक्स इंक्लूडिंग एएमटी अंडर सेक्शन 115 जेसी। हाँ सर, अब ये जेसी का क्या करे, यही तो इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था, ओके। तो चलो एएमटी कैलकुलेट करें, हेडिंग कर दो कंप्यूट ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ, या फिर ऐसे लिखो कंप्यूट एडजस्टेड, कंप्यूटेशन ही बोलना चाहिए, कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, ओके, एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स
फॉर लेवी, लेवी मतलब लगाना, ऑफ एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, कंपनी के केस में बोलते हैं एमएटी मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। क्या हिसाब लगेगा सर? सर टोटल इनकम जो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, कंप्यूटेड एज पर रेगुलर प्रोविजंस। रेगुलर प्रोविजन के तहत टोटल इनकम कितना बन रहा है ऑफ इनकम टैक्स? 48 लाख, है ना? ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं सर। तो एज पर द रेगुलर प्रोविजंस हमारा इनकम टैक्स टोटल इनकम बन रहा है 48 लाख। बढ़िया है, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन सर डिडक्शंस दे दिए थे हम, इसमें ऐड करो डिडक्शंस। ये एडजस्टेड बन रहा है सर ना? डिडक्शंस कितना था अंडर सेक्शन 10AA? कितना बना था 32 लाख। सर? 32 लाख दे दो। तो कितना बना था? 48 लाख से 32 लाख चला गया तो 8 लाख। नहीं 8 लाख नहीं, कितना होगा? सर 80 लाख ऐड होगा। मैंने गलत बोल दिया, माइनस कर दिया क्या? 80 लाख नहीं, मैंने ऐड ही किया, मैंने गलत बोला। मतलब 48 लाख के साथ 32 लाख जो आपने डिडक्ट किया था उसको आप ऐड करो, ठीक है? एडजस्टेड कर दो, ठीक है? तो आपका एडजस्टेड टोटल इनकम बनेगा, जितना डिडक्शन करने के वो सब यहाँ पर ऐड होगा। तो 48 से 32 ऐड होगा तो 80, फिर यहाँ पर और ऐड आपको करना पड़ेगा, ऐड बैक करके डिडक्शंस अंडर सेक्शन 35AD। कितना डिडक्शन दिए थे? 65 लाख का ना? 65 लाख। ठीक है, तो 65 लाख का डिडक्शन आपने 35AD के लिए दिया था। और एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, आपने जो स्टोरेज यूनिट बनाया था सर, इसमें डिप्रिसिएशन का भी एक होता है ना? आपने स्टोरेज यूनिट बनाया, बहुत अच्छा किया, बट स्टोरेज यूनिट एक एसेट भी तो है, तो डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और ये सर 10%। डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 होता है पीजीबीपी का ही, ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन का क्या परसेंटेज लगता है बोलो तो? पीजीबीपी क्या बताता है? सर 3 ब्लॉक है, ब्लॉक ए, ब्लॉक ए 2, वेयर हाउस वगैरह के जो होते हैं उसके 10% होता है, ठीक है? वेयर हाउस वगैरह का 10% होता है। ये पीजीबीपी चैप्टर में बता के रखा है, ब्लॉक वाइज दिया हुआ है। फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली बता दिया 10%, बाकी आप पीजीबीपी का चैप्टर गो थ्रू करोगे ना, आपको पूरा डेप्रिसिएशन क्लियरली पता चल जाएगा। सेक्शन 32 चर्चा करने के टाइम पे मैंने बोला ब्लॉक ऑफ एसेट्स भी वहां पर समझाया गया है। तो डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑन बिल्डिंग एट द रेट 10%, तो 65 लाख का 10% कितना हो जाता है? 6,50,000। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने बीजीपीपी नहीं किया वो बैकअप करे, जिन्होंने बीजीपीपी कर लिया भूल गए वो रिवाइज ना। 58,50,000 ये आपका बन रहा है अमाउंट। डेप्रिसिएशन देना है सर, ठीक है? तो 80 लाख और 58,50,000 कितना बन रहा है टोटल? इसी को बोलते हैं सर एडजस्टेड टोटल इनकम। बोलो कितना बन रहा है एडजस्टेड टोटल इनकम? 80 लाख के साथ 58,50,000 को ऐड करो, 1 करोड़ हो रहा है क्या? 1,38,50,000। 1 करोड़। यस सर। ओके सर, ठीक है, 1,38,50,000। दिस इज योर एडजस्टेड टोटल इनकम, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। अब ये जो 1,38,50,000 आया है सर, इसमें आपको एएमटी लगाना है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। कितना लगेगा? एट द रेट 18.5%, ठीक है, 18.5%। अब इसमें 18.5% लगाने के बाद बोलो कितना अमाउंट होता है टैक्स का? 1,38,50,000 पे लगाओ 18.5। सर 25,62,250। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ 1,38,50,000 में ये 18.5% लगाओ सर, तो आपका बनता है 25,62,250, ठीक है? इसमें ऐड करो सरचार्ज। सरचार्ज लगेगा सर क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर का जा रहा है ना,
1 करोड़ के ऊपर का जा रहा है तो चार्जेस कितना लगता है? 15%। 15%। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो सिंस एडजस्टेड, ये सब बेसिक्स में भी सिखाया गया है सर। एडजस्टेड टोटल इनकम ग्रेटर देन 1 करोड़, इसीलिए 15% का साथ चल रहा। तो कितना हो जाएगा? 25,62,250 पे 15% कितना है? 3,84,000। कैलकुलेट करो एक बार। 338। सर यस सर। सही है ना? चेक कर लो सर, मेरे से गलती हो Yes, जाता है इसलिए बोल देता हूँ। अच्छा तो टोटल करो कितना बनेगा? 29,46,588 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार प्लीज चेक इट। जो भी आया इसमें ऐड करो हेल्थ एंड एडुसेस 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% का। ठीक है, कितना होगा इसका 4%? 1,17,600 नहीं, 600 नहीं, 600 नहीं होगा, कितना होगा इसका 4%? 863। 863। 863। 863। ठीक है सर। सर ऐड करो एडुकेशन सेस को, इसके साथ ऐड करो। सर 30,64,651। 600 या 400? राउंड ऑफ करो सर। सर 451। 451 आएगा। ठीक है, इसको हम लोग ये मानेंगे 30,64 और 50 राउंड ऑफ कर देंगे, ये 1 टका को फ्रैक्शंस को हटा देंगे। ठीक है, राउंड ऑफ कर देंगे। अच्छा, ये जो राउंड ऑफ करके आया ये एएमटी है ना सर, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो एएमटी हुआ ये किस तहत हुआ? टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 115 जेसी, और ये राउंड ऑफ अमाउंट है। ठीक है, ये राउंड ऑफ अमाउंट है। अब मुझे यहाँ पर बताओ कि रेगुलर इनकम टैक्स ज्यादा है कि अल्टरनेट इनकम टैक्स ज्यादा है? बोलो, रेगुलर इनकम टैक्स कितना बना था? अभी अभी तो सॉल्व किए। रेगुलर इनकम टैक्स कितना बना था? नहीं पता, कहाँ चला गया रे भाई? कोई तो जवाब दो सर। रेगुलर इनकम टैक्स हम लोगों ने कितना सर कैलकुलेट कर लिया? 13,02,600। कहाँ है? ये रहा। ठीक है, 13,02,600। और एएमटी कितना आ गया सर? सर 30,64,450। तो हुई चीज हायर, कौन ज्यादा है? एएमटी ज्यादा है कि रेगुलर ज्यादा है? एएमटी ज्यादा है, तो लिखो सर सर सिंस, एएमटी में तो क्रेडिट मिल जाएगा। यस सर, सिंस द रेगुलर टैक्स पेबल, since the regular tax payable is less than the alternate minimum tax, जिसको हम लोग एएमटी कहते हैं, the adjusted total income shall be deemed to be the deemed मतलब मान लेंगे, deemed to be the total income। ठीक है, deemed to be the total income and tax payable liable लिख दो, tax payable 18.5% thereof plus 15% surcharge and 4% cess। ठीक है, and therefore
टैक्स लायबिलिटी 30,64,450, इसी को टैक्स लायबिलिटी माना जाएगा सर। और एएमटी जितना ज्यादा होगा रेगुलर से, वो अमाउंट आपको 15 साल तक आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, अगला 15 साल तक आप उसको एडजस्ट कर सकते हो अपने इनकम टैक्स पेमेंट में। बात समझ में आ रहा है सर? कोई भी अमाउंट यूज कर लो, मतलब 30 लाख माइनस 30 लाख करके जितना आपको क्रेडिट मिलेगा वो आप टैक्स क्रेडिट के तौर पे यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ टैक्स क्रेडिट कैसे करना है। ठीक है, लिख लो सर, हेडिंग कर लो एएमटी क्रेडिट टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 115J ठीक है, ये JC में बोलता है और JEE में क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होता है। तो कैसे करेंगे क्रेडिट फॉर कैरी फॉरवर्ड? बहुत सिंपल है सर, टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 115JC इज 30,64,450। अभी अभी कैलकुलेशन हुआ, यहाँ से माइनस हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी अंडर रेगुलर प्रोविजंस, रेगुलर under Income Tax Act, under IT Act, that is 13,02,600। यही है ना, रेगुलर 13,02,600 ही हुआ है ना रे? यस सर। तो कितना अमाउंट है सर? 17,61,850। ये आपका अगला 15 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर सकते हो। भले ही आपका इनकम 20 लाख से कम भी क्यों ना हो तो भी कर सकते हो। बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर ये होता है एएमटी का कॉन्सेप्ट। सर एक होमवर्क दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चंस पे आपको एएमटी का और एक दूसरा चीज पूछा था, अगर ये 115 BAC यूज करता तो उसका क्या होता। ये होमवर्क है, कल के क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, और ऐसा ही वैराइटीज ऑफ टोटल इनकम डिस्कशंस करेंगे। ये आप लोगों को होमवर्क दिया मैंने, क्वेश्चन आपको मैं शेयर कर देता हूँ। 115 BAC अगर यूज करता डिस्काउंटेड रेट तो उनको क्या करना पड़ता, सोचिएगा। नोट्स आपके पास अगर है तो आप वहां से चेक करिए, नहीं है तो मेरे से मांग लीजिए, मैं टोटल इनकम का नोट शेयर कर देता हूँ और आप चेक करके मुझे बताइए 115 BAC के तहत आप क्या हिसाब लगाते हैं। ओके, आई होप इट्स इनफ आज के लिए। अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए और घर में प्रैक्टिस बना के रखिए सर। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। অয়ন, অয়ন বুঝতে পেরেছিস? ইঙ্কি, নীল, শালিনী, বিশ্বজিৎ। यस सर। ओके सर, यस सर। मैं बोला था सर थोड़ा लंबा चर्चा है। ओके सर, हाँ इंकी बोलो। ओके ठीक है, इंकी कुछ बोल रहे थे? सर समझ में आ गया। ओके सर ठीक है, ओके होमवर्क ट्राई करना। ठीक है, बाकी चर्चा कल करते हैं सर। और भी कुछ वैरायटीज, अभी नॉर्मल सब कुछ तो हो गया इस क्लास में, अब बस कुछ अलग अलग क्वेश्चन चर्चा करेंगे। विश्वजीत का जैसे डिमांड है सर, सैलरी चर्चा कर दीजिएगा थोड़ा सा, मैं थोड़ा सैलरी भी चर्चा करूंगा, स्टार्ट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है सर, आज इतना ही रखते हैं, बाय फिर। थैंक यू सर। ओके बाय सर। बाय सर। बाय सर, बाय टाटा, यस सर। बाय सर, बाय। शालिनी बोल।